नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में गुजरात में पूरी सीटें जीतने वाली, क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। माहौल तो यही बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए वहां पे इस बार भी चांसेस अच्छे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। अगर गोदी मीडिया या कहें कि बीजेपी समर्थक मीडिया की बात न सुने और वहां पर जमीन पर जाकर देखें तो गुजरात में हालात बता रहे हैं कि इस बार मोदी की कोई लहर वहां बिल्कुल नहीं है और उल्टा मोदी के खिलाफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मोदी शाह के गढ़ में इस बार कांग्रेस जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा में पहुंची, विशाल जनसभा उन्होंने की और इस जनसभा में जिस तरह की भीड़ उमड़ी और जो बातें प्रियंका गांधी ने वहां पर कही, उससे ये समझ में आ रहा है कि मोदी वहां पर बुरी तरह घिर गए हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रियंका ने मोदी को उनके घर में ही घेर लिया है। जी हां, घर में घुसकर मारना ये जुमला बीजेपी को बहुत प्रिय है। कई बार बीजेपी ये बात कहती रहती है, खास तौर पर जब भी पाकिस्तान का संदर्भ आता है और मोदी के तो ये खास बात है कि वो बिना पाकिस्तान का नाम लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी पिछले दिनों 2 दिन मोदी ने लगातार गुजरात में कैंप किया, इससे भी समझा जा सकता है कि गुजरात में इस बार मोदी को मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और वहां गुजरात जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया। जो आज झारखंड में जब मोदी रैली कर रहे हैं वहां भी वो पाकिस्तान का उनका राग जारी ही रहा। बिना पाकिस्तान का नाम लिए मोदी को लग रहा है कि इस बार अब नैया पार नहीं होने वाली है। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी और उसके पहले कल मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कल उन्होंने जिस तरह से गुजरात में जाकर कांग्रेस को के पक्ष में वोट मांगे और जैसे उन्होंने मोदी को घेरा मंगलसूत्र के नाम पर, चाहे बाकी तमाम मसलों पर जो मोदी लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, उसकी सच्चाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में बताई और अब आज प्रियंका गांधी ने मोदी को बहुत बुरी तरह से घेरा है। उन्होंने अपने भाई को शहजादा किए जाने पर सवाल उठाए कि क्यों आखिर मोदी ऐसा कह रहे हैं, क्यों उनके परिवार की शहादत का मजाक उड़ाते हैं मोदी, क्यों संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों मोदी को वो किसान नजर नहीं आते जो शहीद हो चुके हैं, क्यों मोदी पुरुषोत्तम रुपाला का तो नाम नहीं लिया प्रियंका गांधी ने, लेकिन उनका नाम लिए बिना भी उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं से ये कहा कि जिस तरह से आपका अपमान हुआ उस पर भी मोदी चुप रहे। तो उन्होंने प्रियंका गांधी ने एक एक मसले पर मोदी को घेर लिया। उन 10 सालों के शासन का हिसाब प्रियंका गांधी ने आज एक दिन में ले लिया। जो मोदी ने 10 साल में इस देश के लोगों पर जिस तरह से उन्होंने कहना चाहिए कि उनके शासनकाल में जिस तरह से लोगों पर अन्याय हुआ है इस 10 साल में, उन 10 सालों का हिसाब आज प्रियंका गांधी ने मोदी के घर में जाकर ही उनसे ले लिया है। तो क्या प्रियंका गांधी का ये हिसाब इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगा इन चुनाव में? ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार गुजरात में मोदी की हालत इसलिए क्योंकि बीजेपी का विकल्प मतलब बीजेपी और मोदी वहां पर एक ही सिक्के के 2 पहलू कहे जा सकते हैं। मोदी और शाह ये हमेशा ये मानकर चलते हैं कि गुजरात में उनकी तूती बोलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे और कई सवालों पर हम इस बीच मंथन करेंगे। हम देखेंगे कि सूरत में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, क्यों गुजरात में बीजेपी को अपने 2-2 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा, क्यों गुजरात में क्षत्रिय समाज अभी भी बीजेपी से नाराज है, मोदी से नाराज है। और हम ये भी देखेंगे कि अब 7 मई को जो तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें गुजरात की 25 सीटों पर चुनाव होंगे, क्योंकि सूरत की सीट पर तो निर्विरोध बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जिता दिया है। तो ये सब खेल क्या है, इस पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हमने ये देखा कि आज प्रियंका गांधी बनासकांठा में उन्होंने मोदी को जिस तरह से घेरा और अभी वो लगातार प्रियंका गांधी जहां भी रैलियां कर रही हैं उनके मोदी से एकदम तीखे सवाल होते हैं, सीधे सवाल होते हैं, तीखे चुभते हुए सवाल होते हैं जिनका जवाब मोदी जब उनसे देते नहीं बनता तो फिर वो सकपकाए हुए से और भी अपनी भाषा में गिरावट लाकर कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर हमला बोलने लगते हैं। कल रायबरेली और अमेठी के नामांकन के बाद मोदी की जो भाषा थी उसका नमूना तो हम सब ने देख ही लिया है। आज फिर झारखंड में मोदी फिर उसी भाषा में, उसी लहजे में बात करते नजर आए। लेकिन इस बीच राजनीति में मुद्दों का महत्व क्या है, ये आज प्रियंका गांधी ने मोदी को बखूबी समझा दिया है। क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, उसकी एक छोटी सी वानगी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
मेरा ख्याल है प्रियंका गांधी की अभी बाइट हम लेंगे कुछ देर में। हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को का पक्ष रखते हुए ये बताया कि कैसे राहुल गांधी को शहजादा बोलकर पीएम मोदी अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हैं। अमरेंद्र जी, हमने देखा है कि गुजरात में दो दो प्रत्याशियों को बीजेपी को बदलना पड़ा अपने पहले साबरकांठा में, और उसके बाद और इधर पुरुषोत्तम रुपाला को लेकर जो लगातार विरोध चल रहा है। आज भी क्षत्रिय समाज ने ये रैली की और ये कहा कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। मतलब क्षत्रिय समाज की नाराजगी लगातार दिख रही है। और हमने देखा कि पिछले दिनों 2 दिन मोदी थे गुजरात में, उन्होंने 4-6 रैलियां की, जनसभाएं की, और इसके अलावा जामनगर के शाही परिवार से भी जाकर मिले ताकि इस बहाने वो क्षत्रियों की नाराजगी थोड़ी कम कर सके। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल का प्रधानमंत्री जो बार बार पूरे देश में ये घूमकर बोलता जा रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूं और आपको मैंने मजबूत सरकार दी है और आप अपने देश की मजबूती के लिए मुझे ही वोट दें, वो ये हर जगह बोलते जा रहे हैं, तो ये कैसी मजबूती है मोदी की जो उन्हें अपने ही गृह राज्य में जाकर 2 दिन तक कैंप करना पड़ रहा है और लोगों को जाकर मनाना पड़ रहा है? मोदी की मजबूती है या मजबूरी है? सुमित्रा जी, ये मोदी की मजबूरी है। और मोदी जो है, जो नारा देते थे कि एक अकेला सब पे भारी, वो मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भार होते जा रहे हैं, भारी नहीं। क्योंकि जामनगर में जहां मोदी ने अपनी जनसभा की और क्षत्रिय राजघराने से परिवार से जाकर के मिले, उसी जामनगर में कल क्षत्रियों की एक ज़बरदस्त सभा हुई है। और शंकर सिंह बाघेला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ ज़बरदस्त तरीके से भाषण दिया और क्षत्रियों से उन्होंने कहा है कि ये ध्यान रखना कि हमारा वोट किसी भी तरीके से उस तरफ ना जाने पाए कि इनको किसी तरीके का फ़ायदा मिले। यानी कि हमको बहिष्कार नहीं करना है, वोट उसको देना है जो बीजेपी को हराएगा। ये साफ तरीके से वहाँ क्षत्रियों की सभा में एक तरीके से कहा गया है। सुमित्रा जी, चाहे वो जामनगर हो या आनंद हो, आनंद में भी एक सभा हुई इससे पहले, और वहाँ भी ये घोषणा की गई कि हम इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं जो बीजेपी को हराएगा। और ये वहाँ से वक्ताओं ने घोषणा की कि सुबह 10 बजे ही बीजेपी को यहाँ से हरा करके भेज देना है, ये वहाँ से घोषणा की गई। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ये घोषणाएं जो हो रही हैं गुजरात में, और गुजरात में जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ और जिसकी आंच जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक आई, क्षत्रिय बेल्ट में जिस तरीके से, तो ये मोदी का जो रणनीति है वो एक तरीके से दिखाती है। दरअसल नरेंद्र मोदी जिस रणनीति पर काम करते हैं, वो रणनीति पर ये काम करते हैं कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यकवाद की राजनीति, लेकिन हिंदुओं के अंदर जो है वो जातियों के अंदर वैमनस्य पैदा करके कुछ जातियों को अपनी तरफ करने की राजनीति करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया, वो पुरुषोत्तम रूपाला नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं, और अमित शाह के बाद नंबर 2 गुजरात में वो समझे जाते हैं, वो मोदी के नज़दीकी हैं। तो ये संदेश जा रहा है कि रूपाला के मुंह से जो भी कुछ कहलवाया गया वो मोदी के द्वारा कहलवाया गया, ताकि जो दलित जातियां उनको अपनी तरफ किया जा सके। लेकिन वो दलित जातियां भी इनकी तरफ नहीं हो रही हैं, चूंकि वो संविधान का मसला जिस तरीके से सामने आ गया कि संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान को तोड़ करके ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो वो दलित जातियाँ भी इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हो गई हैं। और इधर रूपाला के जरिए जो उन्होंने कहलवाया क्षत्रियों के लिए, तो वो क्षत्रिय जो है वो ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी महिलाओं का अपमान किया है और हम इनके साथ हम किसी हाल में नहीं जा सकते। शंकर सिंह बाघेला ने कल जिस तरीके से शर्मिष्ठा जी में प्रहार किया है, वो बहुत काबिल गौर है कि उन्होंने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है शंकर सिंह बाघेला ने, उन्होंने कहा कि एक तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि हमारे समुदाय के बहुत से नेताओं हमारे समुदायों की महिलाओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए अत्याचार किया गया है कि वे भाषण ना दें और बाहर ना जाएं, लेकिन हम समझौता नहीं करते, हम सौदे नहीं करते, हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे। ये साफ तौर पे शंकर सिंह बाघेला ने वहाँ जाकर के कहा उस जामनगर में जो सभा हुई। फिर उन्होंने क्षत्रियों से अपील की कि पछताने के बजाय यह सुनिश्चित करें कि वोट उस तरफ ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक तरीके से उन्होंने कहा। तो जो एक मानधाता सिंह जडेजा है, उनके नेतृत्व में विचार मंथन शिविर जो है वो भी हुआ वहाँ। तो ये इस तरीके से मतलब जो क्षत्रियों का गुस्सा सामने आ रहा है, उसने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से अब गुजरात में ही घुटनों के बल आ गए हैं। इधर आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से पहुंची हैं शर्मिष्ठा जी वहाँ बनासकांठा में, और वहाँ से उन्होंने हमला किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी हमला की। तो ये घर में घुस के मारने वाली जो रणनीति है वो अब कांग्रेस अपना रही है कि मोदी को उनके घर के अंदर, जो गुजरात उनका घर समझा जाता है, वहीं घुस करके उनके ऊपर जो चोट की जा रही है। नरेंद्र मोदी बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। वो बिलबिलाहट जो उनकी वो झारखंड और बिहार में, बंगाल में जाकर के निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमले जो हैं वो गुजरात में शुरू हो गए हैं और गुजरात अब मोदी से नहीं समझ रहा है, तो उसकी खिसियाहट जो वो बाहर जाकर के निकल रही है। अब जैसे कह दिया कि वो अमेठी छोड़ के भाग गए हैं शहजादे, अरे अमेठी छोड़ के भाग गए तो आप में हिम्मत थी आप रायबरेली से लड़ते,
राहुल गांधी के नाम की घोषणा सुबह हो गई थी 7 बजे। तो नरेंद्र मोदी अगर इतने बड़े दिलवाले हैं और 56 इंच का सीना है तो राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में जाके लड़ते और बताते कि मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। भाई राहुल गांधी तो वायनाड से भी लड़के आ गए और यहाँ भी आ गए रायबरेली में लड़ने के लिए, अमेठी से भी लड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत थी तो नरेंद्र मोदी रायबरेली में जाकर के राहुल गांधी के खिलाफ नॉमिनेशन करते और बताते कि मैं राहुल गांधी से लड़ने के लिए आया हूँ। तो ये 56 इंच का सीना और ये सब बातें जो जिस तरीके से सब आई हैं उससे साफ साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए हैं और उनको ये साफ समझ में आ गया है कि सत्ता जो है वो हाथ से जा रही है। तो इसी तरीके से उनके जो है विचलन एक तरीके से हो रहा है और प्रियंका गांधी ने तो आज समिता जी जबरदस्त तरीके से उनको घर में घेर दिया है। जी बिल्कुल, मोदी से जब गुजरात नहीं संभल रहा है तो समझा जाना चाहिए कि पूरे देश में उनकी हालत क्या हो गई है। आपने जिक्र किया झारखंड का, बंगाल का, बिल्कुल सही है क्योंकि मोदी ने जो मछली वाला बयान दिया था उसमें बंगाल में वो बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। और आज ममता बनर्जी ने भी, क्योंकि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने एक सभा में ये कहा कि राहुल गांधी अगर 2 सीटों से लड़ रहे हैं तो मोदी को ऐसा करने से किसने रोका है, और पहले भी तो मोदी 2 सीटों से लड़े थे, तो क्या वो डर गए थे? तो अब मतलब ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता जो है मोदी की किसी भी बात पर अब चुप नहीं बैठ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रहे हैं और उनको उनके उठाए मुद्दों पर घेर भी रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी ने तो गुजरात में एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी हो सकती है। अभी 7 मई को ही गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं और गुजरात जो 2 बार से पूरी सीटें, सारी 26 सीटें जिस तरह से जाई अभी बीजेपी के खाते में गई हैं और ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस का वहां पे कोई आधार नहीं रह गया है। तो लेकिन अब जो प्रियंका गांधी वहां जिस तरह से आज उन्होंने रैली की, जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद ये दिख रहा है कि गुजरात में मोदी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। क्या कहा है प्रियंका ने, इसको सुनते हैं पहले। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते। क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहजादे का जवाब शहंशाह से। अमलिंदु जी, बहुत सटीक बातें यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कही। हालांकि इन बातों को हम अलग अलग जगहों पर कई बार सुन चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का अब जो ये बोलने का अंदाज है, वो जिस तरह सीधे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से, उनकी समस्याओं पर जो सीधे बात कर रही हैं। और यहाँ पर आज एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही
कि मोदी के आप उनको टीवी पर देखिए, उनके चेहरे पर एक जरा सा कोई दाग नहीं, एक बार नहीं, उनके कपड़ों पर धूल का जरा सा कोई निशान नहीं, और उन्हें नहीं पता कि आप किस दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये जो मोदी बार बार अपने को, अभी मेरा ख्याल है गुजरात में भी उन्होंने कहा था कि चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन गया और मैं जानता हूं आपकी पीड़ा, और वो बार बार अपनी गरीबी का रोना रोते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने आज बता दिया कि मोदी जो उनकी गरीबी है वो भी झूठी है उनके आंसुओं की तरह, और यहाँ पर वो शहंशाह बताकर और उनको महलों में कैद उन्होंने जो बता दिया है, क्या ये प्रियंका गांधी की बात इस बार मोदी पर भारी पड़ सकती है? निश्चित तौर पर समिता जी, प्रियंका की बात नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रोना रोते थे कि मैंने चाय बेची है, मैं गरीब का बेटा हूं, तो उसकी जो उनकी पूरी एक तरीके से कहा जाए जो उन्होंने छवि अपनी बना के रखी हुई थी, उस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रहार किया है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने भी समिता जी प्रहार किया था, और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जो हूँ वो अडानी की बात करता हूँ, लेकिन आपने देखा है कि मैं एक शर्ट में एक तरीके से रहता हूँ। और वो अडानी अंबानी की बात नहीं करते, लेकिन आपने देखा है कि वो क्या करते हैं, तो मैं आपका आदमी हूँ और वो अडानी अंबानी के हैं, वो उसका नाम नहीं लेते, मैं जबकि बार बार नाम लेता हूँ। तो ये राहुल गांधी ने एक तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर प्रहार किया था कि वो असल में किसके हित में काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी सरकार जो है वो किन के हित में काम कर रही है, ये उन्होंने प्रहार किया था। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये हमला किया है और शहजादे का जो उत्तर उन्होंने शहंशाह से दिया है, तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रहार है। और नरेंद्र मोदी ने शायद सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के प्रहार जो नरेंद्र मोदी के ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो थे नरेंद्र मोदी बिलो द बेल्ट जाकर के वार किया करते थे, अभी भी कर रहे हैं। खैर उनका अपना स्तर है, उस स्तर पर कोई नहीं गिर सकता है, प्रियंका गांधी भी नहीं गिर सकती हैं उस स्तर तक, राहुल गांधी भी नहीं गिर सकते हैं, और गिरे से गिरा नेता जो है वो भी उस स्तर तक नहीं गिर सकता है जिस स्तर तक नरेंद्र मोदी जाकर के गिर चुके हैं। तो वो खैर कोई नहीं गिर सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर इस तरीके के प्रहार हो रहे हैं और जो उनकी बनी बनाई छवि है उसके ऊपर अगर इस तरीके से प्रहार किए जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का एक विषय निश्चित तौर पर बन गया है। पहले तो समझा ये जा रहा था कि नरेंद्र मोदी गुजरात नहीं जाएंगे, वे बताएंगे कि मैं बिना गुजरात गए गुजरात की सीटें हमने सब जीतनी है। जिस तरीके से सूरत का कांड हुआ तो ये समझा गया कि सूरत जो है वो जगह जगह दोहराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से क्षत्रिय जो थे वो अपनी म्यान में से तलवारें निकाल करके खड़े हो गए हैं, उससे अब जो है वो नरेंद्र मोदी का आभा मंडल जो है वो एकदम से कहा जाए वो चकनाचूर हो गया है, और वहाँ नरेंद्र मोदी के सामने ज़बरदस्त तरीके से संकट जो है उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो वो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, उस हिंदू मुसलमान का जवाब भी जो है वो खड़गे जी ने भी दिया वहाँ अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रियंका गांधी ने भी यहाँ से इसके जवाब दिए और कहा कि भाई जिस तरीके से सारी बातें करते हैं इससे आपका क्या लेना देना है, ये आपके मुद्दों की बात क्यों नहीं करते, जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। मेरा भाई जो है वो 4000 किलोमीटर चला, यानी जिसके लिए शहजादे कहा जा रहा है, वो 4000 किलोमीटर चला और 4000 किलोमीटर चलकर उसने आपकी समस्याएं सुनी और आपकी समस्याओं को हल करने की उसने बात की। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? तो ये सवाल जो नरेंद्र मोदी के ऊपर उठना शुरू हुए शर्मिष्ठा जी, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं उठा रही हैं। मैं उनकी भी आपको बता दूं, वो जो शंकर सिंह वाघेला है, कल उन्होंने एक और बड़ी बात कही है शर्मिष्ठा जी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं और जिस तरीके से बयान दिलवाया गया पुरुषोत्तम रूपाला से, तो उन्होंने कहा वाघेला ने, और इतिहास का उन्होंने सहारा लेते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। यही कारण है कि क्षत्रिय आज किसी विशिष्ट समुदाय के विरोधी नहीं हो सकते हैं, वे सभी समुदायों को गले लगाते हैं, और इनकी दोनों की जो सेना थी उनका नेतृत्व जो है वो मुस्लिम लोगों ने किया था, यानी हाकिम का सूर जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे उनकी तरफ इशारा करते हुए शंकर सिंह वाघेला ने कहा। तो ये जिस तरीके से कहा, तो ये अब चीज़ें सामने आने लगी हैं कि ये हिंदू मुसलमान करके जो है ये हिंदुओं को के वोट लेना चाहते हैं, और फिर हिंदुओं के बीच में जो जातियाँ उनके बीच में किस तरीके से विभाजन करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सारी पुल पट्टी जो है ये गुजरात से ही खुलना शुरू हो गई है, और गुजरात में घर में घुस करके जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ललकारा है नरेंद्र मोदी को, और गुजरात में जिस तरीके से क्षत्रियों का आंदोलन शुरू हुआ है शर्मिष्ठा जी, और जिस तरीके से आदिवासी और दलित जो है वहाँ बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, जिस तरीके से संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और नरेंद्र मोदी संकट में बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा का स्तर और गिरता चला जा रहा है, आगे और गिरेगा। मुझे लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा गुजरात का, उसके बाद हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर और नीचे तक आएगा। लगता है शायद वो सीधे सीधे अब गालियाँ ही देना जो बाकी बची हैं तो वो भी अब देना शुरू कर देंगे। ये जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हैं शर्मिष्ठा जी।
क्योंकि मोदी ने तो खुद के लिए तो बहुत सारे ऐसे शब्द, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखा था उसमें उन्होंने बोले थे और उनका ये कहना था कि ये सब कांग्रेसी मुझे बोल रहे हैं। हालांकि अब कोई इस तरह से बात नहीं करता है, लेकिन मोदी के लिए तो गालियां हमेशा से वो खुद बोल चुके हैं कि मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। और गुजरात में पिछले 2 चुनाव में हमने ये देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने जब भी हमला किया मोदी पर, तो उसको उन्होंने एक तरह से अपने लिए सहानुभूति बटोरने का एक वो आधार उन्होंने तैयार कर लिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो ऐसे वार कर रही है मोदी पर कि वो सहानुभूति भी नहीं बटोर सकते, वो कुछ बोल ही नहीं सकते कि कांग्रेसी जिन मुद्दों को लेकर मेरे ऊपर वार कर रहे हैं उनमें गलत क्या है, क्योंकि मोदी उसका कोई तार्किक जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए उनको गुजरात जाकर फिर से, जब पिछले दिनों थे वो गुजरात में, तो उनको पाकिस्तान का मुद्दा उठाना पड़ा। अभी तक तो वो मंगलसूत्र और भैंस चोरी कर ले जाएंगे और बाकी सब पे, आपकी संपत्ति पे नजर है, ये सारा बोलकर डरा रहे थे। लेकिन वहां जाकर, गुजरात जाकर उनको पाकिस्तान का मुद्दा उठाना पड़ा। उससे समझ में आ गया कि इस बार जो है गुजरात में भी बीजेपी की हालत जो है अच्छी नहीं है। और पुरुषोत्तम रूपाला का आपने जिक्र किया अमरेंदु जी, अभी 7 तारीख को उनकी भी परीक्षा है। और बिल्कुल ये सही बात है कि जब बनासकाठा नहीं, साबरकाठा से और उसके पहले वडोदरा से 2 प्रत्याशियों को बदला बीजेपी ने, क्योंकि उनका वहां विरोध हो रहा था। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला का इतना विरोध होने के बाद भी अगर उनको नहीं बदला गया, उनकी उम्मीदवारी बरकरार रही, उनका नामांकन बरकरार रहा, तो इसका ये मतलब है कि रूपाला के पीछे कहीं ना कहीं मोदी का ही हाथ है। और उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर या उनकी महिलाओं को लेकर जो कुछ कहा, उसको लेकर एक व्यापक तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि आज या कल की बात नहीं है, बल्कि कई दिनों से, जब से मतलब लगभग महीना भर हो गया है, गुजरात में खासकर जामनगर के आसपास के इलाकों में ये बार बार हो रहा है कि क्षत्रिय समाज एकजुट होकर संकल्प लिए जा रहा है कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये संकल्प सभाएं वहां पर हो रही हैं और इससे बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। आज बनासकाठा में भी प्रियंका गांधी ने कहा, उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज की महिलाओं का अपमान किया गया था, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा। और उन्होंने कहा कि महिलाओं से कहा, सभा में उपस्थित महिलाओं से, कि मोदी जी ने आपकी बात नहीं सुनी, महिलाओं का अपमान करने वाले नेता की टिकट बरकरार रखी। और फिर उन्होंने ये कहा कि जेनीबेन ठाकुर जो कांग्रेस की वहां से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो हम महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे। और महिलाओं के अपमान की बात फिर हाथरस, कठुआ, उन्नाव, मणिपुर सब जगह तक फिर ये पहुंची। तो इस समय गुजरात से जो मैसेज निकल रहा है कि एक और क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है, भले इसमें मोदी को ये माइलेज मिल रहा हो कि वो क्षत्रिय समाज को एक और करके बाकी जो है दलित आदिवासियों को एक साथ करने की सोच रहे हो, लेकिन यहाँ भी संविधान का मसला उनके आड़े आ गया है। और दूसरी बात, क्षत्रिय समाज की नाराजगी का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर भी पड़ना तय है। अमरेंदु जी, हम प्रियंका गांधी की एक और बाइट सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किसानों के अपमान और उनकी शहादत को लेकर प्रियंका गांधी ने कुछ जरूरी बातें कही हैं, उसको भी सुन लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से, वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है। लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से
बैठते हैं, आंदोलन करते हैं महीनों के लिए, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। अमरिंदर जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी ने दोहरा वार किया है मोदी पर। एक तो उन्होंने किसान आंदोलन की बात कही है, उस आंदोलन की जो 1 साल से लंबा चला और जिसके बाद 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी ने किसानों को याद दिला दिया कि आपसे जो एमएसपी का वादा था वो मोदी ने पूरा नहीं किया। वादा पूरा करना तो दूर, जो लोग शहीद हुए और 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठे हुए थे किसान धरने पर, आंदोलन पर, उसके बाद मोदी वहां उनसे मिलने नहीं गए। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि वाराणसी उनके संसदीय क्षेत्र, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने याद दिला दिया गुजरात के लोगों को कि मोदी चाहे जितना अपने आप को उनका सगा बताते रहे, लेकिन जब उनको चुनाव लड़ना और सत्ता पर आना है तो वो आपको छोड़कर वाराणसी चले गए। आपको क्या लगता है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने किस तरह से मोदी को घेर लिया है? समृता जी, यहाँ प्रियंका गांधी ने अपनी 2 मिनट की बात में कई एंगल से नरेंद्र मोदी को घेरा है और साफ संकेत दे दिए हैं प्रियंका गांधी ने। एक तो वाराणसी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी नहीं गए, और समृता जी वाराणसी में आखिरी चरण में चुनाव है, और कल जयराम रमेश का एक ट्वीट था, उसमें आखिर में था कि शतरंज की चालें बहुत सी हैं, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इंतजार जो करना है वो वाराणसी को लेकर के करना है। नज़र ये रखनी है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ें, वहाँ से जाने ना पाएँ। कुल मिलाकर के देश को अब इसकी तरफ नज़र रखनी है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि बनारस से भिन्न भिन्न तरीके की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो प्रियंका गांधी ने गुजरात से वाराणसी का जो संदेश दिया है, उसका एक संदेश तो शर्मिष्ठा जी ये है। दूसरा जो किसानों को लेकर के संदेश दिया है उन्होंने, निश्चित तौर पर किसानों को बताया कि किस तरीके से इन्होंने आपकी ज़मीनें हड़पने के लिए और आपका एक तरीके से कहा जाए कि फसल जो उसका हड़पने के लिए ये जो काले कानून लेकर के आए थे, किस तरीके से किसानों की शहादतें हुई। उस शहादतों के बाद जो है इन्होंने तब वो किसान कानून वापस लिए जब चुनाव आ गया था, यानी इनको लगा कि किसानों के वोट से जो है ये चुनाव हार जाएंगे, तो इन्होंने किया। यानी इनके लिए महत्वपूर्ण जो है वो सिर्फ चुनाव जीतना और सरकारें बनाना है। ये जनता के हित की बात और जनता के दर्द की बात ये समझ नहीं सकते हैं, ये बताया। और ये भी बताने की कोशिश की कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो कितना ज़्यादा निष्ठुर और कितना ज़्यादा संवेदनहीन है कि उससे घर से 4 किलोमीटर दूरी पर किसान जो है जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम जो है खुले आसमान के नीचे गुजार देते हैं। 700 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं, और हमारा प्रधानमंत्री उनसे मिलने का समय नहीं निकाल पाता है, सिर्फ अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये व्यक्ति कितना संवेदनहीन है ये बताने की एक तरीके से उन्होंने कोशिश की है। एक और जो बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ शर्मिष्ठा जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री भी बीच में भैंसों को लेकर के आए थे कि कांग्रेस आएगी तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएगी। प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं, उसकी बात की गहराई में जाकर के समीक्षा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक भी शब्द बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के बोलते नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। आपको याद होगा शर्मिष्ठा जी, इस समय किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय में एक आरसेप योजना थी, उसके साथ जो था वो चीन के साथ और उसमें कई देश शामिल, उनके साथ एक समझौता होना था जिस पर बीच में हट गई थी सरकार, पीछे चली गई थी। हालांकि उसके लिए पहले काफ़ी पैरवी की जा रही थी। उस आरसेप में यही था शर्मिष्ठा जी कि किस तरीके से नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ दूध आएगा और किस तरीके से वहाँ से दूध का पाउडर आएगा, यहाँ आकर के वो बिकेगा, और यहाँ के किसानों की गाय जो है वो छीन करके एक तरीके से यहाँ के बड़े जो पूंजीपति हैं और गाय भैंसें उनकी छीन करके उनको दे दी जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी जो भैंसों को लेकर के आए हैं उसके पीछे समझने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी अगर 2024 के इस चुनाव के बाद लौट के आते हैं तो निश्चित तौर पर ये भैंसें छीनने का काम नरेंद्र मोदी ही करेंगे, और ये कानून लेकर के इस तरीके का आएंगे कि यहाँ की किसानों से जो है पशुधन छीन करके इनकी जो बड़े मित्र हैं उनको दे दिया जाए, ताकि जिस तरीके से अमेरिका में बड़े बड़े जो है वो फार्म हाउस होते हैं, वहाँ 1-2 हज़ार गाय होती है, उस तरीके से ये बने और पशुधन पे एक तरीके से उनका कब्जा हो जाए। तो उससे एक तो ये फुर्सत मिल जाएगी कि जो छुट्टा पशुओं की जो समस्या बताई जाती है साहब क्यों हो रही है, किसान छोड़ देता है या क्या होता है इसकी वजह से, तो अब वहाँ होगा अडानी अंबानी की में तो कितना कट गया और कितना बिक गया किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, चूँकि वहाँ हज़ारों की तादाद में होगी तो कोई उसका हिसाब किताब करने वाला नहीं होगा। और दूध के व्यापार पर एक तरीके से पूरा कब्जा जो है वो 2
बड़े खानदानों का हो जाएगा, 2 बड़े पूंजीपतियों का हो जाएगा। इसके पीछे ये मंशा जो है देश को समझने की आवश्यकता है समिता जी। तो प्रियंका गांधी जो संदेश दे रही हैं वो संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जा रहा है और गुजरात में जाकर के उन्होंने हमले किए। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो नीतियां किस तरीके से गरीबों के खिलाफ हैं, आम जनता के खिलाफ हैं और किस तरीके से वो पूंजीपतियों के हित में काम करते हैं, ये भी संदेश देने की प्रियंका गांधी ने कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी कितने ज़्यादा संवेदनहीन हैं और उन लोगों के हितों का भी कोई ध्यान नहीं रखते जिनके वो वोट लेकर के आज प्रधानमंत्री बने हैं। सर मित्रा जी। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि कृषि कानून भी जब आए थे तो उसका भी मकसद यही था कि सारी कृषि उपज पर कुछ लोगों का, 2-3 लोगों का ही कब्जा हो जाए, उनके हिसाब से उनके सारे वेयर हाउस में, स्टोर हाउसेस में सारा अनाज जमा हो और फिर वो उसको मनमानी कीमत पर बेचे। क्योंकि कृषि कानून में एक प्रावधान तो ये भी था कि वो जो उत्पाद खाद्यान्न जमा करने का कोई वो ही नहीं था, उसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई थी, जबकि अभी तक लिमिट होती है। नहीं तो फिर काला बाजारी को इस तरह से मोदी जो है बढ़ावा देने की उनकी पूरी कोशिश नजर आ रही थी। और अभी भी आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि प्रधानमंत्री स्तर का आदमी अगर लोगों को ये बोलकर डराने लगे कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएगा तो ये हंसी मजाक नहीं हो रहा है चुनाव में। लेकिन मोदी अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसके बहुत गंभीर निहितार्थ हैं और इस समय लोगों को वही समझने की जरूरत है। और चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं इस समय लोगों को यही समझा रहे हैं कि कैसे गरीबों की मुश्किल और बढ़ सकती है अगर मोदी फिर से सत्ता में आए तो। और आज प्रियंका गांधी ने, क्योंकि वो गुजरात में थी, तो वहां अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का मतलब प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, यानी शादी का पहले का सेलिब्रेशन उत्सव जो है वो किस बड़े पैमाने पर हुआ। और उसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, महलों में शादी हो रही है, उनके लिए एयरपोर्ट फ्री कर दिए जा रहे हैं, आपके लिए एयरपोर्ट नहीं है। और सच्चाई वही नहीं है जो टीवी पर दिखती है, आप हकीकत को पहचानिए, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। तो ये आज प्रियंका गांधी ने, क्योंकि वो जनरली इस तरह से सीधे सीधे मतलब पर्सनल लेवल पर जाकर वो नहीं बोलती हैं, अदानी अंबानी का जिक्र वो करती हैं तो वो उद्योगपतियों के हिसाब से ही करती हैं, लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया कि एक परिवार की शादी के लिए जिस तरह से पूरे एयरपोर्ट को वायुसेना के वो उसमें कर दिया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया था और उसके लिए सारी सुविधाएं जुट गई थी, लेकिन गरीबों के लिए कोई सुविधाएं नहीं जुटाई जाती हैं। ये आज प्रियंका गांधी ने बताया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही थी और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मोदी झूठ बोल रहे हैं उसका उन्होंने पर्दाफाश किया था। क्या कहा था खड़गे ने, इसको एक बार हम सुन लेते हैं। क्या किसी का मंगलसूत्र छीना है बहनों? कभी छीना है? 55 साल में कांग्रेस किसी को ऐसी तकलीफ दी है? हमने किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने बोला बड़े बड़े सरमाएदार कौन थे जिनके पास हजारों एकड़ जो जमीन थी, जिनके पास टेनेंट थे, उन टेनेंट लोगों को मालिक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। LIC नेशनलाइज करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। ये सब गरीबों के लिए। मोदी साहब क्यों ऐसा लोगों को भड़का रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भड़काने से मिलने वाला क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ऐसा भड़काने से मिलने वाला क्या है। हालांकि जवाब हम लोग भी जानते हैं कि ये सब भड़काया सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि किसी भी तरह मोदी को सत्ता मिल जाए। लेकिन अमलेंदु जी, आज ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जो बातें कही, उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई बातों को याद दिला दिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे LIC का काम हो, चाहे ये विपर्स खत्म करना, ये सारी चीजें जो की गई वो गरीबों के हित में की गई थी। लेकिन अब मोदी जो हैं ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र गरीबों के किस तरह से खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि क्या गुजरात की जनता इस बार मोदी के इस झूठ को समझ पाएगी? क्योंकि हम बार बार ये देख रहे हैं कि गुजरात में अब मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। अभी तक 2 बार के चुनाव यानी 2014 में भी और 2019 में भी एक तरह से क्लीन स्वीप ही कहा जाएगा, पूरी 26 सीटें मिल गई। अभी भी सूरत में बीजेपी अपना खेल करने में कामयाब हो गई
क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसी कमजोर कड़ियां निकली और कांग्रेस में कमजोर कड़ियां निकलने का कारण भी क्या था, ये भी एक अलग पड़ताल का विषय है। और उसके अलावा सूरत में उन उम्मीदवार के सामने, मुकेश दलाल के सामने जो बाकी लोग भी खड़े थे, उनको किस तरह से कैप्चर किया बीजेपी ने, यानी लोकतंत्र का अपहरण ही किया गया। तो बीजेपी क्या सोच रही है, क्या उसका गेम प्लान हो सकता है कि वो सूरत की तरह, मतलब अब निर्विरोध तो कहीं भी इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि इंदौर में भी सूरत वाला खेल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इंदौर में बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठने लगी कि हम तो पहले ही आपके साथ थे, आपको ये बेईमानी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब बीजेपी की बेईमानियां इस तरह से सामने आ रही हैं। सूरत की सीट तो एक बीजेपी के खाते में गई, लेकिन 25 सीटों पर, जहां की अभी पुरुषोत्तम रुपाला का भी मामला है, जहां अब प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो सभाएं आज हुई हैं, इनका क्या असर आप पड़ते देख रहे हैं। 7 मई को जब गुजरात के लोग वोट डालने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, जो ताजा ताजा बातें हैं, अब 3 दिन बाद ही चुनाव होने हैं, क्या गुजरात के लोग याद रखेंगे कि कैसे क्षत्रियों का अपमान हुआ, कैसे उनकी महिलाओं का अपमान हुआ, कैसे किसानों के साथ छल हुआ, कैसे गरीबों के साथ छल हुआ, कैसे गुजरात के बंदरगाहों पर करोड़ों के ड्रग्स पकड़ा रहे हैं और उनका कोई ये पता नहीं चल रहा है कि वो ड्रग्स का आखिर मालिक कौन है। जैसे मोरबी का पुल गिरा, वहां उसकी जो पड़ताल है वो अभी तक उस तरह से नहीं हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मोदी के खिलाफ ये जो सारी बातें उठ रही हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार बीजेपी के लिए है गुजरात में, आपको क्या लगता है? समिता जी, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इस बार गुजरात में भी है नरेंद्र मोदी के लिए। और नरेंद्र मोदी को एक तरफ गुजरात जाना पड़ा है, दूसरा अयोध्या जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि गुजरात के चुनाव से पहले अगर अयोध्या जाना पड़ जाए नरेंद्र मोदी को, तो ये गुजरात में काम जो है इसका मतलब हो गया है नरेंद्र मोदी का कायदे से, ये समझा जा सकता है। चूँकि अब वो अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो अयोध्या जाएंगे गुजरात के पोलिंग से पहले। तो ये साफ जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी की कमजोरी अब गुजरात में दिखाई पड़ने लगी है। दूसरा, गुजरात के लोग ये समझ गए हैं कि इस व्यक्ति ने जो है गुजरात के नाम पर गुजरात के 2 व्यापारियों को तो फ़ायदा कराया, लेकिन बाकी गुजरातियों को इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और गुजरातियों के खिलाफ जो एक तरीके से कहा जाए, पूरे देश भर में एक जनमानस में जो है एक गुस्सा पैदा हो गया गुजराती समुदाय के खिलाफ, मतलब गुजरात प्रांत के वासी जो है उनके खिलाफ। अब आप किसी मतलब बात कीजिए आप गुजरात के बाहर देश के किसी भी हिस्से में, तो गुजरातियों को लेकर के अलग तरीके की कहा जाए वो मतलब भाव जो है लोगों के मन में आ गया है कि और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, 2 लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, चूँकि आज प्रियंका गांधी ने भी कहा है अपने वहाँ बनासकाठा में जब सभा, महात्मा गांधी भी यहीं से आते थे और सरदार पटेल भी यहीं से आते थे, गुजरात से आते थे। तो यानी गुजरात जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गुजरात था, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का गुजरात था, वो गुजरात को आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो एक तरीके से कहा जाए वो घृणा का पात्र बना दिया है, ये गुजरात के लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से बातें की जाती थी, बड़ा विकास हुआ है गुजरात में, जबकि गुजरात जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। जहाँ जिस आनंद की बात हो रही है सुमित्रा जी, वहाँ जो है जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनको कई हजार लीटर पानी रोज दिया जा रहा है और पूरा गुजरात जो है वो पानी के लिए प्यासा तरस रहा है। ये परिस्थितियां गुजरात के अंदर हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, तो ये कौन सा विकास है और कहाँ विकास हुआ है, गुजरात की जनता ही अब जो है नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगी, भाई आपको हमने 12 साल यहाँ मुख्यमंत्री बना के रखा, आप 10 साल से वहाँ प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के नाम पे आप जो गए, तो आप फिर आखिर आपने गुजरात छोड़ दिया बाद में, 10 साल से आप जो है सांसद वाराणसी से, लेकिन आप जो है बातें जो गुजरात की करते हैं, तो गुजरात को आपने जो है आखिर क्या दिया। तो ये चीज़ें वहाँ उठना शुरू हो गई और ये चीज़ें भी समझ में आने लगी हैं कि गुजरात के प्रति जो है इन्होंने घृणा का भाव बाकी देश के अंदर भर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो है अब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में एक तरीके से वो भाव उठ रहे हैं और क्षत्रियों के आंदोलन ने तो एक तरीके से कहा जाए बीजेपी की कमर तोड़ के जो है रख दी है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में क्षत्रिय किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और वो साफ कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हमारी बात माननी थी तो इसका रूपाला का टिकट काटना चाहिए था, जो कि आपके हाथ में था, इसका टिकट काटना चाहिए था और वो टिकट नहीं काटा गया। इसका मतलब आपने हमारे महिलाओं का जो अपमान हुआ है वो आप नहीं करवाया, यानी नरेंद्र मोदी ने ही वो अपमान करवाया है। ये साफ संदेश जो चला गया है सुमित्रा जी। और गुजरात में क्षत्रिय जो मतलब गुजरात में क्या सभी जगह क्षत्रिय जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरह से कहा जाए वो रीढ़ थे,
वो सिर्फ वोट ही नहीं देते थे बल्कि औरों के वोट भी डलवाते थे, यानी वो मजबूती के साथ जो थे वो मसल पावर भी उनके पास है, तो उसका इस्तेमाल भी जो था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करते थे। लेकिन आज वही क्षत्रिय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं, और सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जो है जो भी असली क्षत्रिय हैं वो सारे क्षत्रिय जो है वो बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो एक तरीके से कहा जाए जो नीतियाँ हैं उनका शल्य चिकित्सा जो है वो गुजरात करने जा रहा है, और यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी जब बाहर निकलेगी तो कई जगह उसके अंग जो है वो कटे फटे होंगे, ऐसा समझा जा सकता है। समित्रा जी, गुजरात से बीजेपी के लिए अब बहुत अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये अब लहर बता रही है, माहौल बता रहा है, और गुजरात के लोग तो अब सवाल कर ही रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के लोगों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, और अब कुपोषण में जैसे गुजरात पिछड़ा हुआ था, पढ़ाई लिखाई में गुजरात का कोई नाम नहीं हो रहा था, केवल कुछ एक उद्योगपति जो लगातार अमीर अमीर होते गए। कोरोना काल में भी वो बहुत अमीर हुए, और राहुल गांधी ने संसद में बताया कि कैसे कुछ लोगों की संपत्ति जो है वो एकदम से मोदी के कार्यकाल में इतनी बढ़ गई कि वो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में आ गए। तो ठीक है, 2-4 लोगों की उपलब्धि, लेकिन क्या उससे लाखों गुजरातियों का पेट भर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या गुजरातियों को उनकी अस्मिता, उनका सम्मान, उनका खोया हुआ गौरव मोदी लौटा सकते हैं? क्योंकि मोदी ने गुजरात में भी काम अगर किया होता तो वो उस काम के नाम पर वोट मांगते, लेकिन हमने देखा कि कभी वो सरदार पटेल की मूर्ति बनवाने का वो श्रेय लेते हुए नजर आए, कभी उनको समुद्र के नीचे जाकर पूजा करनी पड़ी, और वहां पर भी उन्होंने अपने लिए रेड कारपेट बिछा दिया। द्वारका में अभी उन्होंने पूजा की थी। कभी वो सी प्लेन की सवारी करते हुए नजर आए। इसी गुजरात में उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, और इसी बुलेट ट्रेन को लेकर जो उन्होंने किसानों की जमीन जो ली, और उस जमीन को के बदले जो उनको मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, और उस जमीन अधिग्रहण का भी कितना विरोध हुआ। ये सारी खबरें भी हैं। हालांकि ये खबरें आपको मुख्य धारा के मीडिया में बहुत कम दिखाई देंगी, लेकिन जनता को मीडिया उतना प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके पेट का सवाल आता है, जब उसके पेट पर लात पड़ती है अमीरों की, वो जब ये देख रही है कि 2-4 लोग इतने अमीर हो रहे हैं कि उनके लिए पूरा एयरपोर्ट भी उनके हवाले कर दिया जा रहा है उनके प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन हम लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो ये सारे जो जमीन के सवाल हैं अब बीजेपी पर भारी पड़ने लगे हैं। और आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोदी को उनके घर में जाकर घेरा है, कोई अभद्र भाषा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं, सीधी सीधी बात, सीधे सीधे सवाल, और राहुल गांधी को जो घेरने की कोशिश मोदी करते रहे हैं, या पाकिस्तान के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी, उन लोगों ने जनता को सच बता दिया है कि बीजेपी की हकीकत क्या है। बीजेपी का आईना आज प्रियंका गांधी ने दिखा दिया है। अब इस आईना देखने के बाद क्या मोदी अपनी लाज बचा पाएंगे? क्या बीजेपी की लाज बचा पाएंगे? क्या 7 मई को जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसमें बीजेपी बची हुई 25 सीटों पर अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी, या इस बार कांग्रेस के हाथ बुरी तरह पिट जाएगी? ये देखना होगा। इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। तो बहुत सारी खबरें इस बीच आती रहेंगी, हम इन तमाम खबरों पर खरी खरी चर्चा करते रहेंगे। अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और सुना। आगे भी हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।